नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे और ये जाने जाते हैं अपने थियरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लिए। अब स्टूडेंट्स को नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है कि ये थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस है, कितने लेवल्स है। तो आप ये एस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये थियरी में जो है 3 लेवल्स हैं और क्योंकि एक एक लेवल में 2 स्टेजेस है तो 6 स्टेजेस है। तो थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में 6 स्टेजेस एस है। कोलबर्ग का जो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थियरी है वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लोग मॉरल डिसीजंस किस तरह से लेते हैं और ये मॉरल डिसीजंस लेने का जो प्रोसेस है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह से इवॉल्व होता है। अब ये मॉरल डिसीजंस क्या है? मॉरल डिसीजंस कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम एक राइट और रॉन्ग के बीच में हमें चुनना है। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको कुछ रोड पे गिरे हुए पैसे नज़र आते हैं तो वो पैसे उठाना है कि नहीं, वो एक मॉरल डिसीजन है। उठाने के बाद क्या वो आप पैसे रख लोगे या फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके दे दोगे, वो भी एक मॉरल डिसीजन है। इस तरह से हमारे डे टू डे ज़िंदगी में हम बहुत सारे मॉरल डिसीजंस लेते हैं। कुछ सीरियस हो सकते हैं, कुछ ट्रिवियल हो सकते हैं। कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थियरी में मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और क्योंकि हर एक लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं तो इन टोटल यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में बच्चे जो है वो राइट और रॉन्ग के बीच में चुनते हैं टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके टीचर्स जो है उनको पनिशमेंट देंगे। तो उनके मॉरल डिसीजंस जो है वो सिर्फ अवॉइडिंग पनिशमेंट के बेसिस पे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज 2 में जो है एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड हो जाता है, यानी अगर वो सही काम करते हैं तो वो एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि घर में एक बच्चा अपने रूम को साफ़ कर लेता है या फिर किसी की मदद कर लेता है तो वो एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई मुझे चॉकलेट दे देगा या फिर कोई मुझे आइसक्रीम दे देगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रिवॉर्ड जो है वो मॉरल डिसीजंस को ड्राइव कर रहा है। स्टेज 3 में जो है अब बच्चा अदर्स के अप्रूवल को देख रहा है, यानी कि अगर मैं सही काम करता हूँ तो लोग जो है वो मुझे गुड बॉय बुलाएंगे या फिर गुड गर्ल बुलाएंगे। तो इस वजह से अदर्स के अप्रूवल की वजह से वो मॉरल डिसीजंस ले रहा है और सही काम जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। और स्टेज 4 में जो है अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे मालूम है कि सोसाइटी में जो है कुछ लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना है और वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ओबे कर रहा है। और स्टेज 5 में जो है यहाँ पे सोशल गुड और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि अब व्यक्ति जो है वो बड़ा हो गया है। अब उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे कि अगर मैं गलत तरीके से बिहेव करूँगा और दूसरे लोग भी इसी तरह से बिहेव करेंगे तो पूरा सोसाइटी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सही काम करूँगा और ये एक्सपेक्टेशन है मेरा कि दूसरे लोग भी सही काम करेंगे। तो ये हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वाला है स्टेज 6। अब यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, यानी कि ये एक आध्यात्मिक स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे जो है आदमी बूढ़ा हो रहा है और अब ये पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है। तो इस वजह से वो अपने मॉरल डिसीजंस जो है वो ऐसे लेता है कि कोई और सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सही काम करूँगा। तो इस तरह से वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स और अपने खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। अगर हम कोई भी एक थियरी को देखते हैं तो उसका कोई ना कोई तो क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। इसी तरह कोलबर्ग के थियरी को भी कई सारे पॉइंट्स को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है। जैसे कि इनका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनमें बहुत ही आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल सिनारियोस और डिलेमास को यूज़ किया गया है। यानी कि इनके रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो किस तरह का डिसीजन लेते। तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस है तो क्या लोगों के जो आंसर्स है क्या वो रिलायबल है, तो इसको लेके इनके रिसर्च मेथोडोलॉजी को ही क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट, इनका जो रिसर्च है उनमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स थे, कोई भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स नहीं थे इनके रिसर्च में। तो यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ जेंडर बायस। अगर इनके रिसर्च ग्रुप में फीमेल पार्टिसिपेंट्स होते और उनको भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते तो क्या वो अलग तरह से आंसर करते, तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है इनके रिसर्च को। नेक्स्ट, असल ज़िंदगी में इन रियल लाइफ जो राइट और रॉन्ग है
वो पीपल डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं सिचुएशन के बेसिस पे। जैसे कि एक व्यक्ति को मालूम है कि चुराना गलत बात है, लेकिन अगर वो बहुत भूखा है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो क्या इस सिचुएशन में क्या वो चुरा के खाने को जस्टिफाई कर सकता है? तो इस वजह से अलग अलग सिचुएशन में लोग जो है राइट और रॉन्ग को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट को जो है वो है कि मॉरल जजमेंट में नॉट ऑलवेज मैच विथ मॉरल बिहेवियर। यानी अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दोगे, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन के बारे में बात करोगे, तो लोग जो है वो एक करेक्ट मॉरल जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या वो उसी तरह से बिहेव करेंगे? क्योंकि बोलने में और करने में अंतर होता है। अगर आप किसी को पूछोगे कि रोड पे एक पर्स गिरा है तो क्या करोगे, तो वो बोलेगा कि मैं उसे उठा के पुलिस स्टेशन में दे दूंगा ताकि वो सही ओनर तक पहुंच जाए। तो ये हो गया मॉरल जजमेंट। लेकिन क्या अगर उसे सही में रियल लाइफ उसे एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, तो क्या वो उसी तरह से बिहेव करेगा? वो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो इस वजह से मॉरल जजमेंट में नॉट ऑलवेज मैच विथ मॉरल बिहेवियर। तो ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से कोलबर्ग के थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है।